हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिविडेंड स्टडी किया था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है वो है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। इसको हम शॉर्ट में कैजुअल इनकम्स भी कहते हैं, यानी जिसका कोई रेगुलर सोर्स नहीं है, और इसको विनिंग बाय चांस भी कहते हैं, यानी जो इनकम चांस पे डिपेंड करती है, लक बाय चांस। लॉटरी कोई डेली जीतता है क्या? नहीं, लेकिन कभी कभार जीत गए तो जीत गए, वो भी मेरा लक तो आज तक लगा नहीं, एक लॉटरी आज तक जीता नहीं है। तो उसमें लिखा है कि एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, पेपर में आते हैं ना क्रॉसवर्ड पजल्स, रहता है उसका कुछ इनाम 100 रुपए 200 रुपए। देन रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, सारे रेसेस कवर्ड है। वो पोला होता है ना, पोले पे बुलक कार्ट रेस होती है, और कभी कभी वो राजस्थान में कैमल रेस होती है, हॉर्स रेस तो कई जगह पे होती है, घोड़े की दौड़, महालक्ष्मी रेस कोर्स इन मुंबई, और पूना में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है। तो वहां आप जाके अगर दाव लगाते हो कि फलाने घोड़े पे 2000 रुपए लगाए, जीत गया तो 10,000 मिलेगा, तो वो इसमें आएगा। देन कार्ड गेम्स, पत्ते, 3 पत्ती, एंड अदर जो भी गेम्स होते हैं, मेरे को नहीं मालूम ज्यादा, एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट। अभी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट जो लिखा है, इसमें क्या क्रिकेट भी आएगा? नहीं, नॉट द गेम्स वेयर स्किल इज रिक्वायर्ड। हाँ, लेकिन क्रिकेट पे बैटिंग करोगे घर पे बैठ के, तो वो इसमें आएगा। इनकम फ्रॉम बैटिंग विल कम हियर, बट नॉट द प्लेयर्स इनकम। धोनी और विराट कोहली की इनकम यहां पे नहीं आएंगी, बिकॉज दे अप्लाई देयर स्किल्स। तो ये गेम्स में कौन से आएंगे? कोई भी गेम जिसमें स्किल इन्वॉल्व नहीं है, चांस इन्वॉल्व है, विनिंग बाय चांस। अब तुम बोलेंगे सर 3 पत्ती में भी स्किल लगता। अरे हो, वो लगता है, लेकिन अल्टीमेटली कौन सा पत्ता तुम्हारे पास आएगा और कब तुम जीतोगे, ये स्किल थोड़ी है। तो अल्टीमेटली इट इज बाय चांस ओनली ना। फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग करना, बेटिंग करना, वो इसमें आएगा। ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर। So all these incomes are taxable here under the head other sources. Always taxable under the head other sources. And in fact एक केस भी है, वो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में देखेंगे। ये इनकम पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है 30%। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी लॉटरी डीलर जो होते हैं ना, लॉटरी डीलर, उसके पास कुछ टिकट बच गए, तो वो बचे हुए टिकट पे अगर इनाम लग गया, तो वो भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो है 115 बीबी यहां पे लगता है। लॉटरी में क्या लगती है? 115 बीबी। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स का सेक्शन है, 30% इज द टैक्स रेट। तो वो इनकम जो है, विनिंग की इनकम, वो हमेशा वहीं जाएंगी और स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेज उस पे लगेगा। तो ऐसा है। और वही देखो, यहाँ नीचे भी दिया केस लॉ कि कैन विनिंग्स ऑफ prize money or unsold lottery tickets held by distributor of lottery tickets be assessed as business income? पहला क्वेश्चन ये है, can it be assessed as business income या फिर other sources and be subject to normal rates of tax or 115 BB, that is special rate of tax? तो उसमें हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का केस है कि हाई कोर्ट कंटेंडेड दैट द रिसीट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी बाय डिस्ट्रीब्यूटर वाज नॉट ऑन एक्सीडेंट, not on account of any physical or intellectual effort made by him, and therefore cannot be said to be income earned from his business. The said view was taken on the basis that unsold lottery tickets ceases to be stock in trade of the distributor, because after the draw those tickets are unsellable and have no value. Hence the receipt of prize money is not in his capacity as a lottery dealer, but as a holder of the lottery ticket which won the prize. The lottery department also does not treat it as business income received by distributor, but instead treats it as prize money paid on which tax is deducted at source. तो उसमें TDS के provisions भी है, वो भी अपन स्टडी करेंगे बाद में। Further, winning from lotteries are assessable under special provisions of section 115 BB, irrespective of the head under which such income falls. The High Court therefore held that the rate of 30% prescribed under BB is applicable in respect of winning from lottery received by the distributor. यानी 2 पॉइंट है, एक तो iOS में ही टैक्सेबल है,
और उस पे जो टैक्स रेट है वो 115 BB के हिसाब से ही लगेगा, दैट इज 30%। सिंपल। फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यानी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह जो आपके पास है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला तो वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज, इफ, यहां पे देखो कंडीशन है, इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। तो देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है और ये सिक्योरिटीज अगर आपके बिजनेस का पार्ट है, यानी इन्वेस्टमेंट अगर आपका बिजनेस है, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना आपका बिजनेस है या उसको खरीदना बेचना आपका बिजनेस है, तो वहां पर जो इंटरेस्ट आएगा ऑन दी सिक्योरिटीज वो टैक्स होगा अंडर दी हेड PGBP। तो ये डिविडेंड की तरह नहीं है इंटरेस्ट। डिविडेंड में क्या है कि इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर दी हेड IOS, लेकिन इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। अगर सिक्योरिटीज पार्ट ऑफ बिजनेस है तो फिर इंटरेस्ट इनकम जो है वो बिजनेस हेड में जाएगा, और अगर ये एज एन इन्वेस्टमेंट है, हम सैलरीड क्लास के लोग हैं, हम इन्वेस्ट करके रखते पैसा, या इवन ए बिजनेसमैन, फारूक हक इज अ बिजनेसमैन, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मेरा बिजनेस नहीं है। मैं अपने पैसे को, सरप्लस को इन्वेस्ट करके रखता हूं बॉन्ड्स डिबेंचर्स में, वहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो कहां टैक्स होगा? IOS में। तो वेरी सिंपल। और उसमें ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला भी दिया है, क्योंकि TDS कट के आता है, तो अगर TDS कट के आया तो उसको पहले ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ग्रॉस फिगर जो है वो अपने को इनकम में लेने का है, तो वो तो सबको मालूम है, इट्स वेरी सिंपल। तो ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला क्या है? नेट इंटरेस्ट दैट इज यू हैव रिसीव्ड इनटू 100 अपॉन 100 माइनस TDS रेट। नॉर्मली 10% TDS कटता है, तो अपने को अगर 90 रुपए मिला तो अपन क्या करेंगे? 90 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस TDS रेट 10% होता है, तो 90, तो रिजल्टिंग फिगर 100 ही आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। एंड इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर, फिर उसके बाद है 56(2) क्लॉज 2। ये भी सिंपल है, हमने प्लांट मशीनरी को लेट आउट किया है या फर्नीचर को, तो ये भी देखना पड़ेगा कि इज इट अ बिजनेस। अगर किराए से देना मेरा बिजनेस है तो फिर ये बिजनेस इनकम में जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है, ऐसे ही पड़े थे अपने पास कुछ प्लांट एंड मशीनरी, किसी को लेट आउट कर दिए, तो फिर IOS में आएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है, इफ नॉट चार्जेबल अंडर दी हेड PGBP, यानी ये जो रेंटल इनकम है ये PGBP में भी जा सकता है और IOS में भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिविटी। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस देन इट विल गो अंडर द हेड बिजनेस। तो बिजनेस का पार्ट में दो चीज आती है, एक तो रेंट पे देना ही अपना बिजनेस है, लेटिंग आउट बिजनेस ही है, तो वो बिजनेस हेड में जाएगा। और दूसरा ऐसा है कि अगर मेरे पास सरप्लस फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे मैं मशीनरी को यूज करता हूं, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 8 महीने चलता है, फैक्ट्री 8 महीने चलती है, 4 महीने बंद रहती है। अब बंद पड़ी थी तो उस समय मैंने किसी को लेट आउट कर दिया, तो वहां से जो इनकम आएगा वो भी बिजनेस के अंदर ही आएगा, तो उसको सरप्लस टाइम या सरप्लस एसेट्स कहते हैं। सरप्लस टाइम और सरप्लस एसेट्स, तो वो बिजनेस हेड के अंदर ही जाता है। जैसे मेरे पास मशीनरी है तो ज्यादा मशीनरी है, मेरे को कम लग रही है अभी काम में, आई हैव गॉट 10 मशीन्स एंड आई एम यूजिंग ओनली 8, 2 सरप्लस पड़े हुए हैं, तो वो मैंने किसी को लेट आउट कर दिए, तो वो भी बिजनेस में ही आएगा, क्योंकि उसको बिजनेस एसेट ही मानते हैं। दोस 2 मशीनरीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई बिजनेस। सिमिलरली टाइम, जैसे मैंने कहा 8 महीने सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है तो 8 महीने हम यूज करते हैं, 2-4 महीने किसी को लेट आउट कर देते, तो वो भी बिजनेस एसेट ही है, और इसके लिए उसका जो रेंट है वो बिजनेस के अंदर ही आएगा। ओके, लेकिन अगर मेरा बिजनेस है ही नहीं, ऑल टुगेदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कार खरीद के रखना मेरा शौक है, सो आई हैव गॉट 50 मर्सिडीज एंड 40 BMWs एंड 30 रॉल्स रॉयसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एग्जाम्पल है। हाँ, तो इतने सारे एसेट्स मैंने खरीद के रख दिए, इतने सारे कार्स है, अब करूं क्या उसका? यानी इतने कार है, हजारों कार है, तो एक एक दिन भी साल में चलाऊं ना तो भी कार ज्यादा है, पूरे चलेंगे नहीं। अब बाकी पड़े हैं, फिर उनका मेंटेनेंस लगता, ये लगता, वो लगता, क्या करने का, तो मैंने लेट आउट कर दिए, फिर दोस्तों को लेट आउट करता हूँ, अंबानी लेके जाता है 2-4 कभी कभी, ऐसा है।
तो वो इनकम कहाँ आएंगी? IOS के अंदर। देन सिमिलर लाइंस पे है लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग अलोंग विथ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर आपके पास बिल्डिंग है, जैसे फैक्ट्री का बिल्डिंग है और साथ में मशीनरी भी है, तो पूरा मैंने लेट आउट कर दिया, तो वो भी अगर पार्ट ऑफ बिजनेस है, 1-2 महीने के लिए किया, बाकी मैं खुद चलाता हूं बिजनेस, तो वो बिजनेस हेड में जाएगा। और फैक्ट्री को बंद कर दिया मैंने, ताले लगा दिए, बिजनेस क्लोज्ड, लेकिन फैक्ट्री पड़ी हुई है, अब किसी को लेट आउट कर दिया, तो फिर वो आएगा IOS में। तो यहां पे बिल्डिंग भी है along with plant machinery furniture, all same similar lines पे है। Then some received under key man insurance policy। key man insurance को business head में भी देखा था हमने, यहां पे भी आता है। तो ये वही है कि अगर की मैन के नाम पे इंश्योरेंस निकाला है, ठीक है, और फिर वो की मैन मर गया तो पैसे मिलता है, तो वो पैसा चार्ज होगा IOS में इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर दी हेड बिजनेस और सैलरी। तो इसमें क्या डिपेंड करता है कि किसको मिला। तो अगर अपन ने अपना की मैन का डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, सिंपल डायरेक्टर, और उसको असाइन कर दिया है पॉलिसी, देखो 3 लोगों को मिलता है इसमें। एक तो जो बिजनेस चला रहा है उसी को मिलता है, अगर असाइनमेंट नहीं है तो जो बिजनेस ओनर है उसी को मिल जाएगा पैसा। असाइन किया है तो असाइन एम्प्लॉय के नाम पे कर सकते हैं या डायरेक्टर वगैरह के नाम पे कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय को असाइन किया है, एम्प्लॉय को पैसे मिलेगा तो सैलरी हेड में जाएगा, बिजनेसमैन खुद को पैसा मिला तो बिजनेस हेड में जाएगा। और अगर डायरेक्टर को असाइन किया है, डायरेक्टर के नाम पे पॉलिसी है, उसको असाइन कर दी है बाद में, उसको पैसा मिला, तो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है ना, तो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, तो फिर कहां टैक्स होगा उसके हाथ में? IOS के अंदर। तो वहां बाजू में लिख के रख दो डायरेक्टर, जस्ट फॉर रेफरेंस। और उसके टैक्स ट्रीटमेंट दिए देखो, वही कि अगर इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन दैट इज एम्प्लॉयर कंपनी, अगर कंपनी को ही पैसा मिला तो वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। और कंपनी जो प्रीमियम पे करती है उसका डिडक्शन उसको 37(1) में मिलता है, प्रीमियम पेड का डिडक्शन उनको मिलता है। एंड इन द हैंड्स ऑफ की मैन, अगर की मैन को पॉलिसी असाइन कर दी गई है, असाइनमेंट होता है, कंपनी असाइन कर देती है पॉलिसी की मैन को, फिर की मैन को पैसा मिलता है, तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो अगर वो एम्प्लॉई है देखो, तो वो 17(3) यानी बिजनेस हेड में जाता है। और अगर किसी फैमिली मेंबर को, या जैसे मैंने कहा डायरेक्टर, डायरेक्टर भी इसमें आता है, डायरेक्टर क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है, या फिर फैमिली मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय को अगर असाइंड है, तो वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस के अंदर। या जैसे एम्प्लॉय को असाइन था लेकिन एम्प्लॉय तो मर गया, तो पैसा तो फैमिली मेंबर को मिला, तो फैमिली मेंबर तो एम्प्लॉय नहीं है ना, तो फिर उसके हाथ में कहां टैक्स होगा? अदर सोर्सेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट एक है, ये भी सिंपल सा पॉइंट है कि वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब ये भी जो है ना, ये टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए बना है। ब्लैक का व्हाइट करते थे लोग, तो उसको रोकने के लिए ये क्लॉज है। तो देखो क्या है, क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी बेसिकली प्राइवेट कंपनी इश्यूज एनी शेयर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अ रेसिडेंट पर्सन, शेयर इशू कर रही है रेसिडेंट पर्सन को, फॉर अ कंसिडरेशन विच इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर। फेस वैल्यू से ज्यादा है, यानी फेस वैल्यू अगर 10 है और अपन इशू कर रहे हैं 25 पे, 30 पे, देन द कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीडिंग नॉट द फेस वैल्यू, एक्सीडिंग fair market value of the shares shall be taxable as income in whose hands? Company's hands. कंपनी के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या था कि मेरे पास पैसा है बहुत सारा, अब उसको कंपनी में लगाना है, तो कंपनी में ही खुलता था प्राइवेट कंपनी, और अगर कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए है, मार्केट वैल्यू 25 भी है मान लो, मार्केट वैल्यू 25 है, फेस वैल्यू 10, लेकिन कंपनी को मैं 10,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से देता था। तो इससे क्या होगा कि मेरा पैसा कंपनी के पास चले गया, कंपनी की बुक में आ गया, और कैपिटल है, इनकम नहीं है, तो वहां वाइट हो गया। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट रहता है काफी डीप रूटेड है, अभी जाने दो उसको, तो बहुत सारे एंगल से उसको ब्लैक का वाइट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 25 रुपए अगर मार्केट वैल्यू है तो कंपनी 1,000 रुपए में क्यों इशू कर रही है, इतना क्या हो गया भाई, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी के अंदर, कैपिटल के अंदर। तो वो जो डिफरेंस है फिर
975 का, उसको इनकम मान लिया जाएगा। तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स को रोकने के लिए उन्होंने ये क्लॉज बनाया कि अगर एक प्राइवेट कंपनी मार्केट वैल्यू से ऊपर इशू करेगी तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन दो पॉइंट है इसमें, एक तो फेस वैल्यू के ऊपर होना चाहिए और मार्केट वैल्यू के भी ऊपर होना चाहिए। तो इसको मैं आपको समझाता हूं पहले कैसे होगा। मान लो एक कंपनी है जिसका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 है, और उसका मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो 16 रुपए है। ठीक है, तो अगर इशू प्राइस, ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, तो इशू प्राइस अगर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा हुआ, यानी 20 हुआ, तो ये जो 4 रुपए है मार्केट वैल्यू के ऊपर जो अमाउंट है 4 रुपए, वो टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड IOS। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो कि अगर फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू जो है वो और कम है, 7 रुपए का ही फेयर मार्केट वैल्यू इसका, और अगर कंपनी ने इशू किया किसमें, 9 में इशू किया, तो मार्केट वैल्यू से तो ज्यादा है लेकिन फेस वैल्यू से अभी भी कम है ना। फेस वैल्यू 10 है, ये थोड़ा ग्राफिकली मार्केट वैल्यू से ऊपर है लेकिन फेस वैल्यू से कम है, तो इसको इनकम मानेंगे क्या? नहीं, देयर विल बी नो इनकम। इसको इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि फेस वैल्यू से कम है। हाँ, लेकिन इसी केस में अगर और एक एग्जांपल लूं कि अगर इशू प्राइस अपन ने रखा 12 रुपए, तो फिर इनकम कितना माना जाएगा? इनकम कितना माना जाएगा? तो फेस वैल्यू के भी ऊपर है और मार्केट वैल्यू के भी ऊपर है, तो इनकम कितना माना जाएगा? इनकम ये पूरा माना जाएगा। दैट इज हाउ मच? मार्केट वैल्यू 7 है और इशू प्राइस 12 है, तो 5 रुपए का IOS में इनकम मान लिया जाएगा। आए समझ? फेस वैल्यू के ऊपर जाना चाहिए, अगर 1 रुपए से भी ऊपर हो गया तो फिर ये कंप्लीट डिफरेंस जो है ये इनकम मान लिया जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, ये पूरा इनकम मान लिया जाएगा। और तीसरा एक एग्जांपल दूं आपको कि फेस वैल्यू अगर 10 है, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा इसमें कवर ही हो गया ना। फेयर मार्केट वैल्यू अगर समझ लो अभी एक में फेयर मार्केट वैल्यू ऊपर था और इसमें नीचे था, तो दैट कवर्स ऑल। लेकिन चलो ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूं। फेयर मार्केट वैल्यू 6 है, ठीक है, और अपना इशू प्राइस अगर 9 रहा, तो इनकम आएगा क्या? कुछ भी नहीं, नो इनकम। लेकिन अगर इशू प्राइस 16 है तो इनकम कितना आएगा? 6 रुपए आएगा। कि 10 के ऊपर लेंगे क्या? नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो ये जो पूरा है ये बनेगा इनकम, IOS 10 रुपीज। अंडरस्टूड? तो ऐसा है, देखो बहुत सिंपल है। शुड बी मोर देन फेस वैल्यू एंड ऑल्सो मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो डिफरेंस इनकम यानी क्या? कंसिडरेशन विच एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल एज इनकम। लेकिन उसके प्रोविजो में, प्रोविजो यानी कि एक्सेप्शन है कि दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई वेयर द कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स इज रिसीव्ड बाय अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड। यानी वेंचर कैपिटल का अगर इन्वेस्टमेंट है इस अंडरटेकिंग के अंदर, यानी ये जो इशू किया हमने वो किसको किया? वेंचर कैपिटलिस्ट को किया, वेंचर कैपिटल कंपनी या फंड को, तो फिर ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगा। और बाय अ कंपनी फ्रॉम नोटिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्संस। एक तो वेंचर कैपिटल तो डिफाइन ही कर दिया, उसके अलावा बोला है एनी अदर नोटिफाइड क्लास। और नीचे में फिर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसमें लिखा है एज मे बी डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद सच मेथड एज प्रिस्क्राइब। तो इनकम टैक्स रूल्स में प्रिस्क्राइब रहता है मेथड बेसिकली।
and as may be substantiated by the company to the satisfaction of the assessing officer based on value on the date of issue of shares of its assets including intangible like goodwill, know-how, ये सब प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा फेयर मार्केट वैल्यू कितना है. तो एसेट्स वगैरह सबके वैल्यूएशन प्रूफ करने पड़ेंगे जिसमें इंटेंजिबल्स भी आएंगे, ट्रेडमार्क लाइसेंसेस, कॉपीराइट्स वगैरह सब. And income by way of interest received on compensation or enhanced compensation on account of compulsory acquisition of land or building. अगर मिला है तो. और इलस्ट्रेशन में वही दिया, देखो जो मैंने अभी आपको बताया वही है. पहला केस है कि फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू सॉरी 100 है, फेयर मार्केट वैल्यू 120 है और इश्यू प्राइस 130 है, तो इनकम कितना आएगा, ये 10 रुपए विल बी इनकम. सेकेंड है 100 है 120 है लेकिन इश्यू प्राइस तो 110 है, यानी ये 120 से तो कम है, सो देयरफॉर नो इनकम. थर्ड में 190, फेस वैल्यू 100 है, फेयर मार्केट वैल्यू 90 है और ये 98 है, तो इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से कम है ना, सो अगेन नो इनकम. और अगर ये 100 है, ये 90 है और ये 110 है, तो 110 है ना, यानी फेस वैल्यू से भी ज्यादा है और मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो इनकम कितना आएगा, ये कितना डिफरेंस है 20, सो 20 विल बी इनकम. ये आया 20. वेरी सिंपल. और एक्सेप्शन में दिया है कि दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू कंसिडरेशन रिसीव बाय अ स्टार्टअप. तो ये नोटिफाइड है, स्टार्टअप इज नोटिफाइड हियर. Company for issue of shares that exceeds the face value of shares if the consideration has been received or for issue of shares from an investor in accordance with the approval granted by interministerial board of certification. ये स्टार्टअप का जो सर्टिफिकेशन होता है, तो अगर एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन उसके पास है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और उसके तहत अगर उसने किसी इन्वेस्टर को शेयर्स दिए स्टार्टअप कंपनी ने, तो उसको हम ये सेक्शन नहीं लगाएंगे. आजकल आप लोगों ने सुना ही होगा ना, स्टार्टअप में काफी वैल्यूएशन होता है और वैल्यूएशन पे इशू होते हैं शेयर्स, तो उनको यहां से अलग रखा है स्टार्टअप्स को, क्योंकि अगर उसको टैक्स कर देंगे तो लोग, इन्वेस्टर जो लोग हैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अननेसेसरीली टैक्सेबल हो जाएगा, तो इसके लिए उसको अलग रखा है. और फिर उसका ये डिटेल वो भी दिया है कि स्टार्टअप कौन वगैरह, अप्रूवल कैसे होता है, ये सब इतना जाने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के इसको छोड़ दो. तो स्टार्टअप वगैरह डिफाइंड है, देखो, स्टार्टअप बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीइंग एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रूवल अंडर 56 इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. यानी स्टार्टअप को कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करने हैं वो दिया है. The aggregate amount of the paid up share capital and share premium of the startup after the proposed issue of shares does not exceed 10 crore. 10 करोड़ के नीचे होना चाहिए प्रीमियम को मिला करके. The investor or the proposed investor who proposed to subscribe to the issue of shares of the startup has the average returned income of 25 lakh rupees or more for the preceding 3 financial years, or the net worth of 2 crore rupees or more as on the last day of the preceding financial year. यानी जो इन्वेस्टर है, जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा, उसका 25 लाख रुपए से ऊपर इनकम होना चाहिए, एवरेज रिटर्न इनकम ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके जो सबमिट किए इनकम टैक्स में, उसके हिसाब से उसका एवरेज रिटर्न इनकम या जो रिटर्न ऑफ इनकम में उसने शो किया टोटल इनकम, वो 25 लाख से ऊपर होना चाहिए 3 साल का एवरेज, या फिर उसका नेटवर्थ जो है वो 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए. And the startup has obtained a report from the merchant banker specifying the fair market value of the shares. Fair market value का सर्टिफिकेशन मर्चेंट बैंकर से लो. मर्चेंट बैंकर आप सब मालूम है, सेबी में पढ़ा होगा, और ये रूल जो है ये भी अपन ने देखा था, याद होगा आपको, वैल्यूएशन का कैपिटल गेन में पढ़ाया था मैंने. Then the application shall be made in Form 2 to the board and shall be accompanied by the documents. The board may, after calling the documents, information and making such inquiries, may deem fit, grant approval for the purpose of this clause, and so on and so forth.
एंड डिक्लाइन टू ग्रांट दी अप्रूवल, तो या तो ग्रांट करेंगे या डिक्लाइन कर देंगे एज ए केस में भी। तो ऐसा है, छोटा सा उसको ऐसे ही एक बार पढ़ के रखो बस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन। ये अपन डिस्कस किए थे कैपिटल गेन के अंदर कि जो कॉम्पनसेशन आता है फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन में लेता है, फिर वहां कॉम्पनसेशन देता है और कॉम्पनसेशन पे इंटरेस्ट देता है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है IOS के अंदर, और ये टैक्सेबल भी कौन से साल में होता है, व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबिलिटी है इसकी। और फिर अगला पॉइंट है, ये भी अपन ने कैपिटल गेन में स्टडी किया था कि अगर आप कोई एसेट बेचने के लिए निकालते हो, अमाउंट एडवांस में लेते हो और फिर उसको फॉरफीट कर लेते हो क्योंकि कस्टमर भाग गया, तो आपने उसका अमाउंट फॉरफीट कर लिया, डिपॉजिट अमाउंट, तो उसको अपन IOS में टैक्स करेंगे। ये भी देखा था हमने, तो वो भी इसमें है। एडवांस जो मिला था ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, और वो एडवांस को अगर आप फॉरफीट कर लेते हो तो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड IOS। फिर उसके बाद आता है गिफ्ट। तो गिफ्ट लंबा है, उसको क्या करेंगे अपन के नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।